गुड मॉर्निंग। आज लेसन नंबर 8 का तीसरा टॉपिक है और तीसरा टॉपिक अपन पढ़ेंगे जो खनिज तत्व पढ़ रहे थे अपन कल टॉपिक में रह गए थे उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अब टॉपिक जो नंबर 3 है उसमें अपन यहाँ पढ़ेंगे खनिज पोषक तत्व। तो हमने कल पढ़ा था जो खनिज पोषक तत्व है वो अनिवार्य पोषक तत्व वो कितने होते हैं 17 में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कौन से थे खनिज तत्व थे। उसके बाद बात करते हैं अपन दूसरे खनिज तत्व। तो खनिज तत्व को हम दो भागों में बांटा था हमने, एक तो वृहद मात्रिक पोषक तत्व है, दूसरा था सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। वृहद मात्रिक, दूसरा सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। तो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व थे और वृहद दोनों में अलग होता था, दोनों मिलाकर कितने थे? कुल 14 यानी खनिज तत्व थे 14 और 3 कौन से थे? अखनिज तत्व। तो जो खनिज तत्व होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? मिट्टी से प्राप्त होते हैं। तो अपन यहां पढ़ेंगे आज वृहद मात्रिक पोषक तत्व। अब वृहद मात्रिक पोषक तत्व क्या होते हैं? तो पादप के शुष्क भार में कितने उपस्थित रहे? 1.0 से 10.0 मिलीग्राम उपस्थित रहे तो उसे अपन क्या कहते हैं? वृहद मात्रिक पोषक तत्व कहते हैं। अगर सूक्ष्म मात्रिक की पूछे तो क्या होगा? पादप के शुष्क भार में 0.1 मिलीग्राम या इससे कम हो तो उसे अपन क्या कहते हैं? सूक्ष्म मात्रिक तत्व कहते हैं। तो वृहद मात्रिक पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। पहला है प्राथमिक वृहद मात्रिक पोषक तत्व जिसमें कौन से आते हैं? एनपीके। अब जो एनपीके है तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है। तो ये जो तत्व होते हैं एनपीके है वो अधिक उपयोग में लिए जाते हैं, यानी इनको प्राथमिक इसलिए नाम दिए गए। वृहद मात्रिक को 2 भागों में बांटा था, प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राथमिक है वो सबसे पहले जो यूज आने वाले तत्व होते हैं और सामान्यतः इनकी मिट्टी में क्या होती है? कमी होती है। क्यों? क्योंकि एनपीके का उपयोग, इन तत्वों का उपयोग पादप क्या करते हैं? अधिक करते हैं और अधिक करने के कारण वहां की मिट्टी में एनपीके की क्या होती है? कमी। इस कारण एनपीके को क्या कहते हैं? क्रांतिक तत्व कहते हैं। उसके बाद में बात करते हैं एनपीके के बाद में क्रांतिक तत्व। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है क्रांतिक तत्व किन्हें कहते हैं? तो क्रांतिक तत्व किसे कहते हैं? एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इनका उपयोग अधिक होगा तो इनके कारण उन तत्वों को क्या कहते हैं? क्रांतिक तत्व कहते हैं। अब बात करते हैं आगे दूसरा द्वितीयक वृहद मात्रिक पोषक तत्व। इनके बाद में किसका अधिक उपयोग किया जाता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर का उपयोग किया जाता है, जिन्हें द्वितीयक वृहद मात्रिक पोषक तत्व कहते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं अपन सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। अब सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व क्या होते हैं? पादप के शुष्क भार में 1 मिलीग्राम या इससे भी कम हो तो उसे अपन क्या कहते हैं? सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कहते हैं। अब जो इसमें तत्व आते हैं यानी सूक्ष्म मात्रिक तत्व है, बोरोन था, ठीक है। तो इनमें ये जो पादप के लिए वृद्धि के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं, परंतु कम मात्रा में चाहिए उनको, जबकि ये अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं। तो इनका पादप वृद्धि और विकास में कम मात्रा में उपयोग करते हैं। इस कारण इन तत्वों को क्या कहते हैं? ट्रेस तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेस तत्व भी कहते हैं। तो इनका अधिक उपयोग किया गया तो क्रांतिक तत्व, इनका उपयोग अधिक नहीं किया गया तो इन्हें क्या कहते हैं? ट्रेस तत्व कहते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में, नोट लगा के देखिए। अब उच्च श्रेणी के पाठों में अनिवार्य पोषक तत्व पढ़े थे हमने 17, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वो तथा अखनिज, उसके अलावा 14 थे खनिज तत्व। तो जो 17 तत्व थे उन्हें हमने क्या दिया नाम? अनिवार्य पोषक तत्व। तो अभी यहाँ पे कहा गया है कुछ उच्च श्रेणी के पाठों में अनिवार्य पोषक तत्व के अलावा और तत्व भी चाहिए या और तत्व भी उनके लिए क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। तो उन तत्वों को क्या कहते हैं?
लाभदायक तत्व कहते हैं। जैसे सोडियम है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है आदि, ये कौन से हैं? लाभदायक तत्व। तो पूछ लिया आपको लाभदायक तत्व किसे कहते हैं? तो उच्च श्रेणी के पादपों में अनिवार्य पोषक तत्वों के अलावा कुछ अन्य खनिज तत्व आवश्यक होते हैं या लाभदायक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? लाभदायक तत्व। जैसे सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट। यहाँ नाम पूछ सकते हैं आप किसी का भी। अब यहाँ पर कार्य के आधार, यानी जो खनिज तत्व होते हैं उनको कार्य के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला रचनात्मक तत्व, दूसरा ऊर्जा संबंधी तत्व, तीसरा एंजाइम सक्रिय और चौथा पराश्रयी विभव तत्व। तो कार्य के आधार पर इनको बांटा गया। किसके आधार पर बांटा गया है? कार्य के आधार पर पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला रचनात्मक, तो ये जो रचनात्मक होते हैं क्यों कहा गया? क्योंकि ये तत्व कोशिका के संरचनात्मक घटक होते हैं। ये जो तत्व होते हैं कोशिका के संरचनात्मक घटक होते हैं, यानी उनकी संरचना में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। ये सभी कौन से कहलाते हैं? रचनात्मक तत्व कहलाते हैं। तो ऐसे तत्व जो कोशिका के संरचनात्मक घटक होते हैं उन्हें रचनात्मक तत्व कहते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब ऊर्जा से संबंधित, यानी ऐसे तत्व हैं जो ऊर्जा से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऊर्जा संबंधित तत्व कहते हैं। ऐसे तत्व जो ऊर्जा से संबंधित होते हैं उन्हें ऊर्जा संबंधित तत्व कहते हैं। जैसे एटीपी है, उसमें फास्फोरस का योगदान, फास्फोरस, और हरित लवण में किसका? मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। तो ये किससे संबंधित हो गए? ऊर्जा से संबंधित। अब तीसरा कौन सा प्रकार है? एंजाइम सक्रिय तत्व। तो इस प्रकार के तत्व एंजाइम की सक्रियता या बंध्यता पर क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं, यानी एंजाइम क्रिया को बढ़ाना या कम करना या उसको रोकना, इस प्रकार की क्रिया संबंधित तत्व होते हैं। जैसे Mn, मैंगनीज, जिंक, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम आदि इस प्रकार के जो तत्व होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? एंजाइम सक्रिय तत्व कहलाते हैं। उसके बाद चौथा प्रकार है वो कौन सा है? पराश्रयी विभव तत्व। कौन सा है? पराश्रयी विभव तत्व। तो ये किसको प्रभावित करते हैं? पराश्रयी विभव को बदलते हैं। जो हमने लेसन नंबर 5 में पढ़ा था, ये पराश्रयी विभव है उसको परिवर्तित करने का कार्य इनका रहता है। जैसे पोटेशियम है, उसके अलावा क्लोरीन है, ये तत्व कौन से कहलाते हैं? पराश्रयी विभव तत्व। तो आज आपने पढ़ा कि वह मात्रिक पोषक तत्व है उनको 2 भागों में डिवाइड किया, प्राथमिक और द्वितीयक। और प्राथमिक को क्या कहते हैं? क्रांतिक तत्व। क्यों? क्योंकि मिट्टी में अधिक उपयोग कर लिया जाता है और मिट्टी में इनकी मात्रा क्या होती है? कम। उसके बाद में इसके अलावा जो ट्रेस तत्व है, ट्रेस तत्वों में कौन से आते हैं? कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, उनको अपन द्वितीयक नाम दे देते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं? द्वितीयक। और इनको क्या कहते हैं? ट्रेस तत्व। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो उपयोग है वो कम मात्रा में आवश्यक होता है। फिर उच्च श्रेणी के पादपों में इनके अलावा और तत्व होते हैं, जैसे सोडियम है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, तो उन्हें क्या कहते हैं? लाभदायक तत्व कहते हैं। अब अनिवार्य पोषक तत्व है वो कार्य के आधार पर 4 होते हैं, बताया मैंने आपको। रचनात्मक, ऊर्जा संबंधी तत्व है, तीसरा एंजाइम सक्रिय तत्व है और चौथा है पराश्रयी विभव तत्व। अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं एक एक जो भी अपने तत्व है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा जो नाइट्रोजन है या इसके अलावा और भी जो तत्व है, बोरोन है, उनके कार्य प्रभाव के बारे में इस पाठ में अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, तो अपन यहाँ बात करते हैं सबसे पहले नाइट्रोजन की। ठीक है, जो पहला अपन पढ़ने हैं यहाँ पर नाइट्रोजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसके अलावा अपन बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो अपन ने जो पढ़ा सबसे पहले अखनिज तत्व है, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे खनिज। तो खनिज तत्व है उनका विस्तृत वर्णन दे रखा है। तो उसमें हमने सबसे पहले लिखा था NPK, जिनको अपन क्या कहते हैं? क्रांतिक तत्व भी कहते हैं। और पादप इनका उपयोग क्या करते हैं? सबसे अधिक करते हैं, यानी मिट्टी में इनकी मात्रा कम रहती है। क्यों? पादप सबसे पहले इन्हीं तत्वों का उपयोग करते हैं। तो अपन पढ़ेंगे सबसे पहले N, नाइट्रोजन के बारे में। तो पहला हो गया। अब जो N है, नाइट्रोजन है, उसको पादप नाइट्राइट, नाइट्रेट या अमोनियम आयन के रूप में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। आपको ये पता ही होगा, पहले बताया था मैंने कि वायुमंडल में 78% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है।
परंतु पादप उसका उपयोग सीधे नहीं कर पाते हैं। इसके लिए भी अपन पढ़ेंगे, जो नाइट्रोजन चक्र है अपने वहां पर अच्छी तरह पढ़ेंगे पूरा। और पहले जो ने बताए हुए हैं कि पादप इसका अवशोषण सीधा नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अपन जो पादप है नाइट्रोजन का जो अवशोषण करते हैं वो किसके रूप में करते हैं, या तो नाइट्राइट के रूप में, या नाइट्रेट के रूप में, या अमोनियम आयन के रूप में क्या करते हैं, नाइट्रोजन का अवशोषण किया जाता है। तो पादप इसको किसके रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्राइट, नाइट्रेट और अमोनियम। तो ये तो हो गया इसका अवशोषण। उसके बाद में पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन का काम क्या होता है या कार्य क्या होता है। तो नाइट्रोजन का कार्य होता है प्रोटीन, एमिनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, इनके संश्लेषण में क्या होता है, सहायक होता है। पहला काम प्रोटीन है, एमिनो अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल है, उनके संश्लेषण में क्या होता है, सहायक होता है। फिर साथ में रंध्रों के खुलने और बंद होने पर भी काम करता है, योगदान देता है। और जहां पर विभ्योतिक सेल होती है, यानी जहां पर विभ्योतिक सेल्स पाई जाती है वहां पर इसका उपयोग अधिक किया जाता है, जिससे पादप में ग्रोथ क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो काम हो गया तीन, एक तो संश्लेषण का इनका, दूसरा रंध्रों के खुलने और बंद होने में, तीसरा विभ्योतिक कोशिकाओं में इसकी आवश्यकता अधिक होती है। फिर इसके बाद बात करते हैं प्रभाव की। तो नाइट्रोजन की कमी होने के कारण कौन सी क्रिया हो जाती है, हरितहीनता उत्पन्न हो जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, क्लोरोसिस। क्या कहते हैं, क्लोरोसिस कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी कमी होगी, कमी होने के कारण कौन सी क्रिया हो जाती है, हरितहीनता हो जाती है, यानी पत्तियां कौन सी कलर की हो जाती है, पीले रंग की। नाइट्रोजन की कमी से प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा और यहाँ हरितहीनता उत्पन्न हो जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस। तो हरितहीनता किसे कहते हैं, तो नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां क्या हो जाती है, पीले रंग की, जिसे क्या कहते हैं, हरितहीनता या क्लोरोसिस कहते हैं। फिर दूसरा इससे क्या प्रभाव, दूसरा प्रभाव देखिए आप, नाइट्रोजन की कमी से कोशिका विभाजन में क्या आती है, कमी, यानी सेल डिवीजन नहीं होगा। और कोशिका विभाजन नहीं होगा, फिर प्रोटीन का संश्लेषण भी नहीं होगा और पादप क्या रह जाते हैं, बोली हो जाते हैं। तो पहला काम, नाइट्रोजन कमी से कौन सी क्रिया हो गई, पत्तियां पीले रंग की, हरितहीनता हो जाती है। दूसरा प्रभाव क्या होता है, इसकी कमी से कोशिका विभाजन में कमी आती है और प्रोटीन संश्लेषण में भी क्या होती है, कमी। फिर तीसरा है पर्णहरित विघटित होने के कारण, यानी अगर नाइट्रोजन है उसकी कमी होगी तो पर्णहरित क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा और कौन सा वर्णक बन जाएगा, एंथ्रोसायनिन वर्णक। अब एंथ्रोसायनिन वर्णक होगा तो पादप की पत्तियां कौन सा रंग की दिखाई देने लग जाती है, गुलाबी रंग की दिखाई देने लग जाती है। और ये भी है, अगर नाइट्रोजन की अधिकता हो जाए, अगर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाए तो पुष्पन क्या होता है, पुष्पन में क्या आती है, देरी आती है। क्या आती है, पुष्पन में देरी आती है। और ये जो चारों पॉइंट है उसके आधार पर अपन प्रभाव के लिए कोई क्वेश्चन पूछे तो आपसे पूछ सकते हैं, नाइट्रोजन कमी से होने वाले पौधों में कोई भी प्रभाव बताइए, तो कोई भी दो प्रभाव ले सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछे नाइट्रोजन का प्लांट में क्या काम होता है। अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन नहीं हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि अगर मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं होगा तो इस प्रकार से ये कमी हो सकती है। तो क्लोरोसिस है, प्रोटीन संश्लेषण में पादप बोले रह जाते हैं, गुलाबी रंग की पत्तियां हो जाती है और पुष्पन क्या होता है, देरी से होता है। तो ये किससे संबंधित हो गया, नाइट्रोजन से, पहला पॉइंट। तो पहला खनिज तत्व अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद सेकंड पढ़ते हैं, देखिए, हाँ, इसके बाद अपन पढ़ते हैं फॉस्फोरस। ठीक है, तो एन नाइट्रोजन कंप्लीट हो गया, उसके बाद में क्या है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस है वो पादप इसका अवशोषण किसके रूप में करते हैं, अकार्बनिक फॉस्फेट आयन के रूप में। वहां था अमोनिया, ठीक है, नाइट्रेट, नाइट्राइड आयन में किया था। यहाँ पर फॉस्फोरस का किसके रूप में अवशोषण किया जाता है, अकार्बनिक फॉस्फेट के रूप में। ये H2PO4- या HPO4- के रूप में इसको ग्रहण किया जाता है, यानी अकार्बनिक फॉस्फेट आयन के रूप में फॉस्फोरस को ग्रहण किया जाता है। और इसका एक स्थानांतरण होता है वो अकार्बनिक फॉस्फेट के रूप में होता है, अकार्बनिक फॉस्फेट के रूप में इसका स्थानांतरण होता है, परंतु इसके जो उपस्थित रहता है ये है वो किसके रूप में रहेगा, कार्बनिक के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले फास्फोरस है वो किसके रूप में पाया जाता है, अकार्बनिक फॉस्फेट आयन के रूप में ग्रहण किया जाएगा, उपस्थित कार्बनिक रूप में उपस्थित रहता है।
ठीक है, ग्रहण के रूप में किया जाएगा और स्टोर रहता है वो कार्बनिक के रूप में पाया जाता है। फिर इसकी मात्रा शुष्क भार में 0.2 से 0.8% पाई जाती है, यानी शुष्क भार में 0.2 से 0.8% ये पाया जाता है। अब बात करते हैं कार्य की। कार्य है तो ये जो न्यूक्लिक अम्ल है, फोस्फोलिपिड है, सह एंजाइम है। अब को एंजाइम के बारे में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे पूरा एंजाइम का, तो उस समय पूरी डिटेल में बताया जाएगा कि को एंजाइम क्या होते हैं। तो को एंजाइम में NAD प्लस, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट और ATP का क्या होता है घटक। तो फोस्फोरस है वो न्यूक्लिक अम्ल का, फोस्फोलिपिड का और सह एंजाइम और ATP का प्रमुख घटक होता है। और जो NAD और NADP नाम तो रखा है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये कौन सी अभिक्रिया में काम आते हैं? ऑक्सीकरण अपचलन अभिक्रिया और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कार्य करते हैं, यानी इनका प्रमुख योगदान होता है। अब इसके क्या प्रभाव होते हैं? अगर इसकी कमी रह जाती है, अगर फास्फोरस की कमी रह जाती है तो पादप क्या रह जाता है? बोना, वो नाइट्रोजन में भी था। और इसमें एंथ्रोसायनिन का वर्णक जो बन जाते हैं तो पत्तियों पर क्या उत्पन्न हो जाते हैं? धब्बे। वहां पर पत्तियां क्या हो गई थी? गुलाबी, यहाँ पत्तियों पर क्या बन जाते हैं? स्पॉट या धब्बे बन जाते हैं। फिर इसके कारण प्लांट पर क्या बन जाते हैं? उत्तकशयी क्षेत्र। अब ये क्वेश्चन दे भी रखा पीछे, उत्तकशयी क्या होता है? उत्तकशयी क्या होता है? उत्तकों का नष्ट होना, कोई सी भाग में भी हो तो पादप में जिस जगह उत्तक नष्ट हो जाते हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उत्तकशयी क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, उत्तक नष्ट हो जाना क्या कहलाता है? उत्तक क्षेत्र। फिर अगर इसकी कमी होती है तो पुष्पन की क्रिया भी क्या हो जाती है? अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है, तो आज हमने दो ही पढ़े हैं, नाइट्रोजन और दूसरा कौन सा पढ़ा है? फास्फोरस। अच्छी तरह ध्यान करना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को पूछना। अब आज के टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो है कि दो लाभदायक तत्वों के नाम लिखो। देखो मैंने क्या क्वेश्चन दिया है कि दो लाभदायक तत्वों के नाम लिखिए। लाभदायक तत्व, उनके नाम बताने हैं और सभी को कमेंट करना है। ये कमेंट नंबर है अगले टेस्ट में आपके जोड़ी जाएंगे। ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम है तो मेरे